दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने देखा कि दुनिया से सारे इंसान खत्म होने के बावजूद कुछ लोग नॉर्वे के बर्फीले इलाके में स्थित ग्लोबल सीड वॉल्ट में छिपे हुए थे। तभी वहां दो बौने किसी तरह का सूट पहने हाजिर होते हैं, जो यह स्वीकार करते हैं कि दुनिया में जो एपोकलिप्स आया हुआ है यह इन्हीं के कारण था, जिसे सुन वहां मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे। वहां मौजूद लोग अभी भी अवाक खड़े हुए थे। एक व्यक्ति ने उन दो बौनों में से एक की कॉलर पकड़ अपनी ऊंचाई पर लाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? सच सच बताओ। वह दोनों डर गए, बोले, रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर नाकामोवो और ये हैं डॉक्टर चेज़ा। उस व्यक्ति ने नाकामोवा को नीचे उतारा। डॉक्टर चेज़ा ने कहा, हम दो साइंटिस्ट हैं और दुनिया के सारे इंसान हमारी वजह से ही गायब हुए हैं। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्टल्स हमारी वजह से ही खुले हैं। दरअसल बौना होने के कारण बचपन से ही हमें दुनिया के हर कोने में असफलता ही हाथ लगी। हमारे साथ भेदभाव किया गया। किसी तरह जलील होकर जब हमें डिग्री मिली तो हमने वर्म होल्स पर निषेध करना शुरू किया और उसकी थ्योरी भी बनाई और दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूट्स में उसका प्रदर्शन भी किया। मगर इस बार भी हमें भेदभाव की नज़रों से देखा गया। हमने अपनी थ्योरी पर खुद ही काम करने का निर्णय लिया और आर्कटिक आ गए, जहां हमने सालों रिसर्च की और आखिर एक इंस्ट्रूमेंट बनाने में कामयाब हो गए जिससे वर्म होल्स को काफ़ी अवधि तक के लिए खुला छोड़ा जा सकता था। आखिर हमारी लैब में वह एक छोटा वर्म होल बनकर तैयार हुआ जो आज से ठीक 50 वर्ष बाद के समय काल में जा खुलता है। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, जिसके कारण अचानक दुनिया में ब्लैकआउट हो गया और वह वर्म होल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सर्स का सहारा ले मल्टीप्लाई होने लगे। हमने उस समय ईएमएफ सूट पहने हुए थे, जिसके कारण उस रेडिएशन से हम तो बच गए, मगर वह फिजन चेन रिएक्शन में बदल चुका था जो धीरे धीरे कर पूरी दुनिया में फैलता गया और सारी दुनिया के जीवित प्राणी उस रेडिएशन के संपर्क में आते ही उसमें समा गए और आज से 50 वर्ष बाद की दुनिया में ट्रांसफर हो गए। वर्ष 2071, प्रेजेंट डे। दुनिया में खलबली मची हुई थी। अचानक कहीं से भी लोग इस दुनिया में आ जा रहे थे। शॉपिंग मॉल, ग्लोबल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क स्क्वायर, पेरिस, डिज्नीलैंड, उल्लासनगर और यहाँ तक कि टॉयलेट्स में भी अचानक से कोई भी व्यक्ति प्रकट हो जा रहे थे। राहुल, सैंडी और हिमांशु ने जब अपनी आंखें खोली तो वह रेगिस्तान के बीच में थे। सैंडी ने चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए कहा, दोस्तों, यह हमारा पुनर्जन्म है और इस जन्म में हमें ऊंट योनि की श्रेणी मिली है। हिमांशु और राहुल आगे बढ़ते रहे। उन्होंने सैंडी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक वहां से कुछ दूर आसमान से एक बब्बर शेर अचानक नीचे टेलीपोर्ट होकर आ गया। तीनों की गिग्गी बन चुकी थी, मूर्ति बने खड़े रहे। तभी अचानक शेर की नज़रें उन पर पड़ी और तीनों कांपने लगे। दोस्तों, मुझे लगता है हमें भागना चाहिए, सैंडी ने कपकपे स्वर में कहा। शेर उनकी तरफ भागा। दोस्तों, हमें अब भागना चाहिए। दोस्तों, सैंडी ने देखा तो राहुल और हिमांशु दूर हफरते भाग रहे थे। हरामखोरों, सैंडी भागा, पूरी शक्ति लगाकर भागा। शेर लगातार उसके नज़दीक आ रहा था, मगर सैंडी कुछ दूर भागने के बाद थक गया। अब उससे और दूर भागा नहीं जा रहा था। शेर बिल्कुल उसके करीब आ पहुंचा था। तभी अचानक वहां एक बड़ा भैंसा टेलीपोर्ट हो शेर और सैंडी के बीच आ गिरा और शेर ने अपना शिकार बदल सैंडी की जान बचा दी। किसी तरह सैंडी अपनी जान बचाकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा। हाँफते हुए बोला, कैसे दोस्त हो तुम लोग? राहुल ने जवाब दिया, नहीं, हमें तो लगा था तू ऊँट है, रेगिस्तान का राजा, अपनी जान तो बचा ही लेगा। सैंडी खींच गया, बोला, पानी है क्या? दोनों उसी की ओर लगातार घूर रहे थे। सैंडी और ज़्यादा खींच गया, बोला, अरे यार, नहीं हूँ ऊँट मैं, नहीं हुआ है पुनर्जन्म, क्यों प्यासी आत्मा को तड़पा रहे हो? श्राप लगेगा। श्राप देने के लिए भी तो पानी ही लगेगा ना। राहुल और हिमांशु ने सैंडी का पेट भर मजाक उड़ाया। तत्पश्चात सैंडी को अपनी प्यास बुझाने का मौका मिला और उसके जान में जान आई। अगर यह पानी उन्होंने सैंडी को नहीं दिया होता तो वह शायद सच में ही उसी पानी से उन्हें ऊंट योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया होता। खैर, तीनों आगे बढ़े और ऊपर वाले का शुक्र है कि उन्हें धरती का एक किनारा दिखाई दिया, मगर वह एक टापू था जिसके आगे समंदर और पीछे रेगिस्तान। तीनों बड़ी बुरी तरह फंस चुके थे। कम से कम अच्छी बात तो यही रही कि उस टापू में फलों एवं खाद्य जड़ों की भरमार थी। सभी ने गले भर कर खाना ठूसा और तृप्त होकर सो गए। कुछ देर बाद सैंडी ने जब आंखें खोली तो एक बड़ा गोल चांद उभर कर आ रहा था।
उसके दाग धब्बे, बड़ा आकार साफ साफ दिखाई दे रहा था। चंद्रमा इतना साफ, इतना करीब तो पहले कभी नहीं दिखा। उसका आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा था, मानो हमारे ही करीब आ रहा हो। आह, कितना सुंदर दृश्य है ये। वातावरण की शांति में टिमटिमाते तारों के बीच यह बड़ा सा चांद। सैंडी ने सोचा यह सुंदर दृश्य उसे अपने दोस्तों को भी जरूर दिखाना चाहिए। उसने तुरंत अपने दोस्तों को जगाया। हिमांशु और राहुल अचानक उठ खड़े हुए। देखा तो चंद्रमा यहीं की ओर बड़े वेग से आ रहा था। अरे भागो दोस्तों, चंद्रमा धरती पर ही टकराने वाला है। सैंडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी जन उल्टा रेगिस्तान की ओर भागे और चंद्रमा करीब आता गया, और करीब और करीब और। दोस्तों, आखिर ये तीन दोस्त 50 वर्ष बाद की दुनिया में कहाँ फंसे हुए हैं? क्या वे दो बौने साइंटिस्ट इस आपदा को टाल पाएंगे? धरती पर चंद्रमा गिरने के बाद क्या होगा, जानेंगे दोस्तों आगे की कहानी अगले भाग में। अब बस बने रहिए मेरे साथ। कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली कहानी पर, तब तक के लिए शुक्रिया।